हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022 में मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हम टारगेट सेशन 10 प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आपको जो होमवर्क है वो नेक्स्ट करना है। जो टारगेट सेशन 9 हमने दिया था तो उसके टेस्ट जो है वो आपको यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो हमने नहीं दिया। तो वो टेस्ट आपको टुमारो यू विल गेट टेस्ट फॉर साइंस सेक्शन। और ऑब्वियसली है इसके बीच में और आपको टोटल 3 साइंस के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको कल मिल जाएंगे, टुमारो यू विल गेट। सिंस ऑन संडे यानी कि यस्टरडे वाज फर्स्ट टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 का हुआ। जिस टेस्ट को आपने लिखा वो चूंकि संडे को हो रहा था तो इस वजह से मैंने आप लोग को टाइम दिया था कि इट्स बेटर है कि फर्स्ट टेस्ट आपका जो भी हो, जैसा भी होता है अच्छा खराब आपको लिखना चाहिए। और ऑलरेडी आप जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में हो तो आप जीरो लेवल में तो हो नहीं कि आपको प्रॉब्लम होता ही है। ऑब्वियसली है हम इस सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूअस रिवाइज एक तरह से इसको कर रहे हो। लेकिन आपको टेस्ट पैरेलली देना है। अब जो स्टार्ट हो गया है तो हर 14 डेज में आपका टेस्ट होगा, तो वो कंप्लीट टेस्ट आपको देना है। तो ये पेपर 1 में जो साइंस है तो साइंस आपको 31 जनवरी तक फिनिश करना है। 31 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली है जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपका और कमिंग डेज में भी चलेगा। टेस्ट इसके बाद भी होगा, लेकिन आपको ये 31 तक इस सेशन में ये आपको ये वाला टास्क फिनिश करना है। हमने जो टास्क दिया था तो ये इसके पहले वाला जो था तो एनसीईआरटी का जो एक्चुअल में मैंने 9th और 10th को प्रॉपर तरीका से पढ़ने के लिए बोला था। लेकिन हमने ये बोला था कि आप जिनको भी इशू है वो इनफैक्ट 6 क्लास से लेकर के 6, 7, 8, 9 ये तक आपको फर्स्ट स्टेज में जो इसके पहले टास्क दिया था गया था वहाँ आपको कंप्लीट करना था। फिर अब जो है आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का कंप्लीट करना है। क्लास 10th का कंप्लीट करने के बाद जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी क्लास 12th का है उसमें यूनिट 8, 9 एंड 10 ये को कंप्लीट करना है, यानी चैप्टर 8 से 16 तक। अब ये वाला जो है लूसेंट जी के साइंस पोर्शन तो ये एक पैरेलली आपका चलते रहेगा, ये इसको आप कर सकते हो। लेकिन इधर वाला जो है वो मैंडेटरी था। और या मैंने ऑलरेडी बोला कि ये सब सारी चीज़ों को नहीं कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वाली आपको है। और अब रही बात क्वेश्चंस वगैरह की, तो अब आपका टेस्ट भी ऑब्वियसली है टेस्ट ये क्वेश्चन में मिल रहा। और अब रेगुलर रूप से फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है, तो वो जब चलेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस उसमें चलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्लास 10th का और बायोलॉजी 12th का कंप्लीट करना है। जब हम क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी देखते हैं तो इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर यदि हम देखें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यदि ये पार्ट देखो तो ये डायरेक्ट आपको इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार। रेगुलर इसमें केमिकल रिएक्शन रिएक्शन तो आपके पूछे जाते हैं, लेकिन इक्वेशन जो है जनरली एनडीए वाले एग्जाम में या सीडीएस वाले एग्जाम में ये इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जनरली रेयर में ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड बेस और सॉल्ट। आप जान रहे हैं कि एक इसमें ये ध्यान रखना ABR। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो जब एसिड आपका ध्यान है ABR तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो बेस क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा और सॉल्ट का लिटमस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप सॉल्ट जानते हो, इनफैक्ट कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच सॉल्ट वाज related to India's struggle for movement, sorry, India's struggle for independence, इंडियन जो स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें से कौन सा सॉल्ट। तो आप ये ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑब्वियसली है NaCl होगा, वो साधारण सॉल्ट। तो समटाइम चीज़ों को मान के चलो वो साइंस का पोर्शन है लेकिन उसको हिस्ट्री में रिलेट करके ये पूछा जाता है, तो इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखोगे। जो एसिड बेस सॉल्ट ये सारी चीज़ें हैं आप जो डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो, जो दैनिक जीवन में है, हम उन हैसियत से उस हैसियत से भी चीज़ों को यूज करते हैं। मेटल, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आप इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जाते हैं। समटाइम ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में है, या कौन सा नॉन मेटल है इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये सारी चीज़ें
होती है। इनफैक्ट नेक्स्ट फिर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम जानते हैं कि जो एक तरह से केमिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में इनफैक्ट कर सकते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने आप में एक वास्ट दायरा है, क्योंकि जितने कंबाइंड हर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन एक तरह से अकेले उससे ज़्यादा कंपाउंड को बनाता है। इनफैक्ट जब हम केमिस्ट्री के हिस्ट्री को देखते हैं, केमिस्ट्री के डेवलपमेंटल हिस्ट्री को देखते हैं, तो हम इसमें पाते हैं कि एक ऐसा टाइम था कि जब वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था, यानी कि जो बर्जीलियस थे, तो बर्जीलियस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका सिंथेसिस लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है, वो जो लिविंग बीइंग्स है उसमें ही जनरेट हो सकता है, यानी कि आइदर ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, एनिमल बीइंग्स या प्लांट्स। लेकिन बर्जिलियस के ही एक शिष्य थे वोहलर। वोहलर ने इनके थीसिस को गलत किया और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में यूरिया को बनाया। उसके बाद एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बने। तो हम कार्बन और उसके कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो आज क्लासिफिकेशन देखते हो, तो ये क्लासिफिकेशन आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसमें एक लंबा टाइम लगा। पहले ट्रायड, ऑक्टेट, ये सारे चीज़ें आज के डेट में जो हम है ये मानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। इनफैक्ट जो कहते हैं कि उसके आउटर जो ऑर्बिट है, कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब यहाँ तक एक तरह से हम केमिस्ट्री देखते हैं। फिर उसके बाद यदि देखते हैं तो बायोलॉजी आपका आता है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ जो हमारा चल रहा है, तो ये लाइफ क्या है? एक तरह से आपका जो ह्यूमन बॉडी है या फिर हमारा जो एनिमल बीइंग्स के किसी के भी बॉडी जो लिविंग बीइंग्स के हैं, वो एक कम्प्लेक्स मशीन है। जिस प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक मैकेनिकल मशीन होता है, तो मैकेनिकल मशीन बहुत सारे मैकेनिकल मशीन लगेगा कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर देखो, उसके चिप्स को देखो, या कभी टेलीविज़न वगैरह के देखो, तो एन नंबर ऑफ चीज़ें रहती है। एक भी उसमें से प्रॉब्लम हुआ तो आपका डिवाइस बंद कर देता है काम करना। लेकिन हमारा जो लाइफ है, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है, तो ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन है, एक कम्प्लेक्स मशीन है। इसमें एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम यदि आता है तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी है। वो जो कहते हैं ना कि वक्त जो है हर जख्म का दवा है। तो टाइम के साथ साथ बहुत सारे जब से हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, वो नहीं पचा, या फिर कुछ ऐसा इंटरनल ब्लीडिंग या उस टाइप का चीज़ें हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ हीलिंग कर लेता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसका हम या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, तब चीज़ें ये सही रहती है। अब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप मूवमेंट करते हो, आप रनिंग करते हो, आप खाना खाते हो, आप सोते हो, तो जो बॉडी है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है। अदरवाइज कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर सही से वर्क नहीं करेगा तो बहुत सारी चीज़ें सही से नहीं चलेगी। तो ये इसमें देखना है हमारा जो एक तरह से नर्वस सिस्टम वगैरह है, ब्रेन हमारा है, ये बहुत इसमें मायने रखता है। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन है वो कहीं न कहीं जो लिविंग बीइंग है, इसमें एक बहुत बड़ा यही गुण है कि ये अपने समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो उसके प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड होंगे। जिस समय कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो अपने समान ऑफस्प्रिंग को किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, तो वो जो स्पीशीज़ है, वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है? तो वो फिर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। वो जो बहुत बार बोलते हैं ना कि इसका खानदान ही अच्छा है, तो ये तो करेगा ही। इसके फादर मदर ही उतने अच्छे लेवल थे, तो ये इंसान तो अच्छा होगा ही। फिर किसी को बोलते हो ना कि इसका तो पूरा खानदान ही चोर है, तो इससे तुम क्या आशा करते हो? या फिर जैसे, तो ये ऑब्वियसली है, हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख रहे हैं, हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, तो हम एक तरह से कहते हैं ना कि हम प्राइमेट से आए हैं, यानी कि बंदर से आए हैं। तो
ये जो क्या हुआ, ग्रेजुअली डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन का आप इवोल्यूशन का थ्योरी जो विकासवाद का सिद्धांत इसमें देखोगे, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन लिटिल बिट, हाउएवर मेजॉरिटी जीन्स जो है हम कंटिन्यूअस कैरी करते रहे हैं, लेकिन जो जीन में स्लाइटली डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस जो है क्रिएट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करता, और एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उसी को उसमें भी एक टाइप के स्पीसीज हैं, उसमें भी डिफरेंस क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं लिटिल डिफरेंशिएशन होता है, तभी देखोगे कि कुछ एरिया में या सेम एरिया में ही कुछ लोग 6 फीट 3 इंच हो जाते हैं, और कुछ लोग है 5 फीट 9 इंच के ही रहते हैं। तो देर आर सम डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपका यदि है फिर फिजिक्स आपका आता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, तो इसमें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे। ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है यदि फिजिक्स यहाँ एक तरह से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के थोड़े से मिक्स हैं, लेकिन हम मेनली जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना शायद आप लाइफ को सोच नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है कि सर्वाइव करोगे, ऐसा नहीं है सर्वाइवल नहीं होगा, लेकिन लगेगा वो वही है कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस टाइप का सिचुएशन है। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इसका जो एग्जांपल है बहुत सारे साउंड सिस्टम वगैरह देखोगे। इनफैक्ट आप रेडियो वगैरह देखना, आज के डेट में रेडियो आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हो। हम लोग जब छोटे थे तो रेडियो यूज करते थे, एक 10 बैंड का रेडियो ब्लैक वाला होता था, उसमें 10 बैंड्स होते थे, एक जो होते थे उसमें एक या दो बैंड ही होते थे। तो उसमें से देखोगे कि मैग्नेट होते थे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट आइदर आप बैटरी के थ्रू दे रहे हो या फिर डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, एसी डीसी व्हाटसोएवर, तो उसमें से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। फिर आप देखोगे सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो सोर्स हैं डिफरेंट वे में, ये एक तरह से जो फिर मिक्स बायोलॉजी का जो कंसेप्ट आपका है एक तरह से वो आता है, और इनफैक्ट इसको कह सकते हो कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, आइदर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोलियम यूज करते हैं, हम गैस यूज करते हैं, ठीक है। हम जो भी टाइडल एनर्जी यूज करते हैं, हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, हम विंड एनर्जी यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्वायरमेंट आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता जा रहा है, और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से देखोगे तो इन्वायरमेंट पे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम अभी एसडीजी टारगेट को अचीव करने के रास्ते पे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें आप देखोगे कि 17 गोल्स और 169 टारगेट्स ये रखे गए हैं, और उसको 2030 तक ये अचीव करना है। तो कोई भी चीज़ जो है, कहते हैं ना कि दिस मदर अर्थ, और दिस मदर अर्थ डिड नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आर फोर फादर्स, बट वी हैव बोरोड फ्रॉम आर कमिंग जनरेशन। तो एटलीस्ट जो हमारा कमिंग जनरेशन है, हम उसको उस लेवल का इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड कर सकें। तो इसको आप देखोगे। बायोलॉजी में हमने बोला था आपको कि चैप्टर नंबर 8 से आपको चैप्टर नंबर 16 तक ये करना है। तो इसमें है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो कोविड 19 है, कोविड 19 ने कहीं ना कहीं दुनिया को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस समय वर्तमान में जब हम बात करें, तो हम कोविड 19 के थर्ड पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी 2+ मिलियन जो हैं, 2 मिलियन प्लस पीपल इंडिया में कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस हैं। डेली डेथ डेथ नंबर भी अभी इंक्रीज हो रहा है एक तरह से। तो हम थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक में चल रहे हैं। तो डिजीज डिफरेंट जो है, ऐसा नहीं है कि जब हम डिजीज के बारे में देखते हैं तो सिर्फ कोविड 19 के बारे में ही देखें, नहीं। कोविड 19 के बियॉन्ड भी बहुत सारी डिजीज हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। और आज के डेट में कुछ दिन का न्यूज़पेपर यदि देखोगे, तो रेयर डिजीजेस के बारे में भी आज के डेट में ये चल रहा है कि बहुत सारे रेयर डिजीज होते हैं। रेयर डिजीज का मतलब होता है कि वो संख्या उनके जो होते हैं बहुत कम होते हैं। मान के चलो कुछ ऐसी बीमारी है जो पर 1 लाख पॉपुलेशन में 1 पाया जाता है।
अब जो भी मोलेक्यूल डेवलप होता है, जो भी मेडिसिन डेवलप होता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। अब फॉर एग्जांपल कोविड 19 पैंडेमिक का दुनिया में हर देश इसको झेल रहा था, तो इसके जो ट्रीटमेंट है उस पर पूरी दुनिया लगी हुई थी। तो इसका मेडिसिन बनाना रिलेटिवली आसान था। आसान मीन्स नहीं था, लेकिन कलेक्टिव इफर्ट से आसान हुआ। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें बड़ी कंपनियां जो है वो उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, कि वो जानती है कि इतने पेशेंट नहीं मिलेंगे कुछ, फिर इसी कारण से कुछ मेडिसिन देखोगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फॉर एग्जांपल आज पैरासीटामोल यदि लेते हो, ठीक है ना, तो पैरासीटामोल लेते हो तो वो इतने जेनरिक हो गए हैं कि वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ न्यू मेडिसिन जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में आपको ये जानना है, पढ़ना है, देखना है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो ये अब इसमें से प्रॉपर आप एक तरह से ओवरव्यू लोगे, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें एक तरह से बेस बहुत ज़्यादा डीप में ये सब में नहीं जाना है। इनफैक्ट ये दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेस पे जाना है और कुछ करंट डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में आप न्यूज में देखते हो। फिर आपका है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो इसको इकोलॉजी का कुछ पार्ट जो होते हैं बायोलॉजी वाले में भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसका जो कुछ पार्ट है ऑलरेडी आप 9th-10th वाले पार्ट में कवर कर चुके होंगे। फिर आपका इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आप कुछ चीज़ों को ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी देखोगे। और इन्वायरमेंटल इशू जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 16 चैप्टर आपके 10th वाले में है, और 8 चैप्टर, तो यानी कि 24 चैप्टर एक तरह से आपको आज का भी हम यदि मिला दें तो इसको 8 डेज में 24 चैप्टर करने हैं, यानी कि एवरी डे 3 चैप्टर कम से कम आपको ये करने पड़ेंगे, तब 31st तक आ जाएगा। बिलीव मी, आपको वर्क करना पड़ेगा। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो वर्क करना पड़ेगा, और जितना लोग कर रहे हैं, जितना आपको लगता है करना चाहिए, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पुश करो। अभी आप लोगों में से बहुत सारे थे जिनको मैंने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट और बहुत सारे जो ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई हैं 21 में, उनको इंटरव्यू देना है। और कुछ ऐसे लोग जो सिविल सर्विसेज का आईएएस का मेंस भी लिख चुके हैं, मैंने उनसे आपको इंटरेक्शन करवाया। तो देखोगे कि बहुत सारे उसमें कैंडिडेट ऑलरेडी थे ना, कि जो ऑलरेडी 20 वाले में भी सेलेक्ट थे, 20 वाले में रिटन क्वालिफाई किए थे, 20 वाले में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अनफॉर्चुनेट रीजन के कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एनीवे, तो फिर जो है वो 21 वाले में देंगे। तो 21 वाले में बहुत सारे का है, सर्टेनिटी है। कुछ लोगों ने मेंस भी सिविल सर्विसेज का दिया हुआ है, तो उनसे जब आपने देखा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में हैं, तो अब जनरल कैटेगरी के 325 गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली है उनसे कम नंबर पे सेलेक्ट हो गए, और ये सेलेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिजर्व नहीं करते, ये डिजर्व करते हैं ऑब्वियसली है। 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, मैंने बोला कि सीरियस जो भी कैंडिडेट थे, इंटरव्यू दिए थे, जो अच्छे खासे सीरियसनेस दिखाए थे, तो वो मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स से मिस किए थे। तो आशा है इस चीज़ को ये कंप्लीट कर लेंगे। तो टेक मोटिवेशन ऑब्वियसली है, आपका लाइव सेशन कमिंग डेज में और हम चलाएंगे। और पेपर 2 की बात है, तो पेपर 2 में देखो, जो अभी हमने टेस्ट 1 23rd को ये जो कराया, उसके सारे टॉपिक को आपको प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करना है। ऑब्वियसली बात है, जो आपने टेस्ट लिखा है मैं उसका फीडबैक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कहाँ आपको उसमें सजेशंस चाहिए, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को मैं करूंगा। और मैं अपने एंड से आपको टॉपिक को समझाऊंगा, चीज़ों को, जो टॉपिक हमने दिया है, क्या आपका रिक्वायरमेंट था टॉपिक का, वो चीज़ में भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन आप ईच एंड एवरी टॉपिक को जा करके प्रॉपर तरीका से सर्च करोगे, एनालाइज करोगे, करोगे, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हमने अभी टेस्ट वाला में जो था, एक तरह से कि 3 4 5 कैंडिडेट का हमने मार्क्स आपको दिखाया। तो इस बार हम देखते हैं कि 100+ मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट ने प्राप्त किए। तो ये टारगेट रखना है। देखो, जो हम 21 के लिए हाउएवर हमने रखा था जो मिशन 240, तो मिशन 240 में हमने क्या आपको बोला था
कि 150 मार्क्स पेपर 1 में लाना है और 90 प्लस जो है वो पेपर 2 में लाना है। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स का कुछ का मार्क्स देखा जो हमारे पास टेस्ट देते थे, जैसे फॉर एग्जांपल शुभम शर्मा का हाईएस्ट हमारे कैंडिडेट में से 113, शायद हाईएस्ट 122, या जो भी है, हम एग्जैक्ट सारे का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मार्क्स एनालाइज करके मैं आपको उस पर वीडियो एक बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कौन कौन कितने। लेकिन मेरे कैंडिडेट में से 113 हाईएस्ट है, 110 भी है, 105 भी है, 90 प्लस कई सारे कैंडिडेट का है। तो हम जो एक तरह से 20 वाले में देखते हैं, तो 20 वाले में पेपर 2 थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट काफ़ी टफ थे, खास करके आर्गुमेंट राइटिंग। बट एनीवे यदि आप देखोगे 90 प्लस स्कोर जिन्होंने भी किया वो बहुत अच्छा, 90 प्लस वाले बहुत हैं, इनफैक्ट 100 प्लस वाले भी बहुत हैं। तो अपना टारगेट जो है ऊपर रखो, और रेगुलर प्रैक्टिस इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग ने अनुभव किया होगा कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। पेपर कंप्लीट ना होने का एक रीजन है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यदि आप टोटल 13 टेस्ट पूरे तरीके से कंप्लीट करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, और या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जो भी कैंडिडेट बिलिंग है ऑब्वियसली है, आप लोग जो इसमें पेड प्रोग्राम में ज्वाइन किए हो मेंटरशिप वाले में, उनको तो टेस्ट मिलेगा ही, टेस्ट मिल ही रहा है। और बाकी जिनको भी टेस्ट देना है, चाहते हैं आप कि हम टेस्ट दें, आप एक टेस्ट, दो टेस्ट दे करके देखो। मैं किसी को भी कहता हूं कि यस, आपके कोई भी सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको फ्री में टेस्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं, आपको टेस्ट दे सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं आपके लिए, तो आप उनको ज्वाइन करो, पैसे नहीं लगाओ। लेकिन यदि नहीं, तो आप एटलीस्ट वन आप लिख करके देखो। यदि लगता है कि अच्छा हमारे साथ आपका कोऑर्डिनेशन बैठता है, आपको हमारा फ्रिक्वेंसी मैच हमसे करता है, तो आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहूँगा एक या दो टेस्ट लिखो। आप कोई भी फॉर एग्जांपल पेपर 2 का 1 टेस्ट लिखते हो तो 500 आपको पे करना पड़ता है, पेपर 1 का लिखते हो 1 टेस्ट तो 150 करना पड़ता है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल मैंने जो पेपर 1 और 2 कंबाइंड था, तो हमने ये बोला था कि 22 जनवरी तक जो भी पे करते हैं तो उनको 550 पे करना पड़ेगा। अब जो भी पे करते हैं दोनों कंबाइंड है तो 650 1 टेस्ट का, और सिर्फ पेपर 2 का लिखना चाहते हैं तो 500। तो आप यदि एटलीस्ट 1 टेस्ट लिख सकते हो, 2 टेस्ट लिख सकते हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप फर्दर कंटिन्यू करोगे। ओके, थैंक यू।